नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प सफ़र पर बात करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कहानी। जी। 1996 में एक छोटी सी गाड़ी फाइनेंस करने वाली कंपनी से शुरुआत, और अब अगस्त 2025 में भारत का पहला ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिला है। वाव, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये। हमारे पास जो जानकारी है वो कई स्रोतों से है। कुछ विकिपीडिया से, ईटी नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स हैं, कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस साइट्स की डेटा और नोट्स भी हैं। तो इन सब के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि एयू बैंक की कहानी के जो मुख्य पड़ाव रहे हैं, उनके फाउंडर की यात्रा, और ये जो हाल में यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिला है, इसका क्या महत्व है, क्या मायने हैं, इसे समझें। हाँ, इसे विस्तार से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब एकदम शुरू से। हाँ, तो इसकी कहानी जैसा आपने कहा 1996 में जयपुर से शुरू होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय अग्रवाल, उन्होंने एयू फाइनेंसेस इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की। अच्छा, एक एनबीएफसी। जी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और उनका शुरुआती काम था गाड़ियों के लिए लोन देना, मतलब व्हीकल फाइनेंस। और संजय अग्रवाल जी की अपनी कहानी भी हमने सुना है काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव भरी रही है। कुछ पढ़ाई में दिक्कतें, फिर सीए पास करना, और फिर ये बिजनेस शुरू करना। हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानी काफी प्रेरणा देती है। और कंपनी का जो शुरुआती फोकस था वो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों पर था। अच्छा, जहाँ बड़े बैंक शायद कम पहुँचते थे। बिल्कुल, उन जगहों पर उन लोगों को वाहन ऋण देना। लेकिन शुरुआती दौर वो आसान नहीं था। एक तो नया काम, ऊपर से 1997 में वो एनबीएफसी संकट आ गया था। हाँ, वो तो काफ़ी बड़ा संकट था उस समय। कई कंपनियां बंद हो गई थी। जी, बहुत मुश्किल दौर था। पर एयू फाइनेंसेस टिकी रही, और उनके लिए एक अहम मोड़ आया 2003 में, जब एचडीएफसी के साथ उनकी साझेदारी हुई। अच्छा, एचडीएफसी के साथ, वो कैसे? हाँ, एचडीएफसी बैंक के साथ। इससे उन्हें काफी मदद मिली, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, और शायद फंडिंग वगैरह में भी आसानी हुई होगी। तो ये तो हुई एनबीएफसी वाली बात। फिर ये बैंक बनने का सफर, ये बड़ा कदम कैसे उठाया गया, इसकी क्या वजह थी? हाँ, तो देखिए, साल 2015 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पहल की, स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस देने की। अच्छा, एसएफबी लाइसेंस। जी, इसका मुख्य मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। हाँ, ये तो सरकार का एक बड़ा एजेंडा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जितने भी लाइसेंस मिले, उनमें एयू फाइनेंसेस अकेला ऐसा एनबीएफसी था जो मुख्य रूप से माइक्रो फाइनेंस नहीं करता था। ओह, मतलब बाकी सब ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस वाले थे। हाँ, ज्यादातर। तो ये दिखाता है कि आरबीआई ने शायद उनके वाहन वित्त के मॉडल में और छोटे शहरों तक उनकी पहुंच में कुछ अलग बात देखी। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर लाइसेंस मिलने के बाद, और जब ये एसएफबी बने, तो इन पर कुछ खास नियम भी लागू हुए होंगे, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। हाँ, बिल्कुल। एसएफबी होने के नाते उन पर कुछ शर्तें थीं, जैसे उन्हें अपने कुल लोन का कम से कम 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल में देना था। 75%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, ये काफी ज्यादा है। इसमें कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा लोन, इस तरह के क्षेत्र आते हैं। इसका मकसद यही था कि बैंकिंग का फायदा जरूरतमंद सेक्टर तक पहुंचे। और लोन के साइज को लेकर भी कुछ था शायद। हाँ, एक और शर्त थी कि उनके कम से कम आधे लोन, मतलब 50% लोन बुक 25 लाख रुपए या उससे कम रकम के होने चाहिए। अच्छा, ताकि फोकस छोटे ग्राहकों पर बना रहे। बिल्कुल, बड़े कॉर्पोरेट लोन की तरफ एकदम से ना चले जाएं। समझ गया। तो एसएफबी बनने के बाद एयू ने अपनी ग्रोथ कैसे पकड़ी? शुरुआती कुछ साल कैसे रहे? देखिए, बैंक बनने के फौरन बाद ही जून 2017 में वो अपना आईपीओ लेकर आए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ, शेयर बाजार में लिस्टिंग। जी, और वो जबरदस्त हिट रहा, मतलब 53 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। 53 गुना, वाओ। हाँ, ये दिखाता है कि निवेशकों को उनकी कहानी में कितना भरोसा था। फिर वो एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए, और उसी साल नवंबर 2017 में आरबीआई ने उन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा भी दे दिया। अच्छा, शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शामिल हो गए। इससे बैंक की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है, और उन्हें आरबीआई से कुछ खास सुविधाएं जैसे कि लिक्विडिटी सपोर्ट वगैरह मिलने लगती हैं। और इसके बाद उन्होंने विस्तार पर ध्यान दिया होगा, शाखाएं वगैरह। जी, बहुत तेजी से विस्तार किया।
मार्च 2018 तक ही उनकी करीब 306 शाखाएं खुल चुकी थीं। 1 साल से भी कम समय में इतनी शाखाएं? हाँ, काफी तेज ग्रोथ थी। और ग्राहकों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई, डिपॉजिट्स पर आकर्षक ब्याज दरें देना। अच्छा, मतलब बाकी बैंकों से ज्यादा ब्याज? हाँ, अमूमन जो बड़े बैंक ऑफर करते उससे थोड़ा ज्यादा। इससे रिटेल डिपॉजिट्स जुटाने में उन्हें काफी मदद मिली। और सुना है टेक्नोलॉजी पर भी उनका काफी फोकस रहा। ये आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी उनके लिए शुरू से ही एक बड़ा फोकस एरिया रही है। उन्होंने 24x7 वीडियो बैंकिंग शुरू की, जो उस समय काफी नई चीज थी। हाँ, वीडियो कॉल पर बैंकिंग। जी, फिर व्हाट्सएप बैंकिंग, एआई वाला चैटबॉट और उनकी अपनी एक ऐप है AU0101। ये सब कोशिशें थीं बैंकिंग को आसान और सुलभ बनाने की, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो शायद ब्रांच तक ना आ पाएं। ये तो स्मार्ट मूव था। अच्छा, फिर उनकी ग्रोथ स्टोरी में एक और अहम पड़ाव आया फिनकेयर एसएफबी के साथ विलय। ये तो एसएफबी सेक्टर में पहला ऐसा बड़ा विलय था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एसएफबी सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर थी। 1 अप्रैल 2024 से ये विलय प्रभावी हुआ। तो इस विलय से एयू को क्या मिला, मतलब क्या फायदे हुए? इससे एयू का साइज और स्केल काफी बढ़ गया। उनका नेटवर्क एकदम से बड़ा हो गया, करीब 2500 से ज्यादा टच पॉइंट्स हो गए उनके। 2500? हाँ, और उनकी भौगोलिक पहुंच भी बढ़ी। अब वो करीब 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। और जाहिर है ग्राहक आधार भी बढ़ा। जून 2025 तक उनका कस्टमर बेस लगभग 1.16 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये विलय उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। निश्चित रूप से स्केल, पहुंच, ग्राहक आधार तीनों मामलों में। चलिए, अब आते हैं सबसे ताजा और शायद सबसे बड़ी खबर पर, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस। ये कैसे हुआ और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, तो 7 अगस्त 2025 को आरबीआई से उन्हें सैद्धांतिक मंजूरी, मतलब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए। और ये इसलिए खास है क्योंकि वो पहले एसएफबी हैं जिन्हें ये मिला है। जी बिल्कुल। ये एयू को पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाता है जिसे ये अपग्रेड मिला है। और सिर्फ यही नहीं, ये पिछले करीब 1 दशक में आरबीआई द्वारा दिया गया पहला नया यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस भी है। ओह, आखिरी बार कब दिया गया था? 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को मिला था। उसके बाद से अब एयू को मिला है। उसका मतलब आरबीआई बहुत सोच समझकर और कड़े मापदंडों पर परख कर ही ये लाइसेंस देता है। वो मापदंड क्या थे, कुछ आइडिया है? हाँ, आरबीआई के क्राइटेरिया काफी सख्त होते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे बैंक की नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ होनी चाहिए। ओके। पिछले कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी बैंक की अपनी पूंजी उसके जोखिम भरे एसेट्स के मुकाबले कितनी है, वो निर्धारित सीमा से ज्यादा होनी चाहिए। CAR कितना चाहिए होता है एसएफबी के लिए और यूनिवर्सल के लिए? एसएफबी के लिए ये जरूरत 15% होती है, जो कि यूनिवर्सल बैंकों के, जिनके लिए लगभग 11.5% है, से ज्यादा है। एयू का CAR हमेशा इस जरूरत से काफी ऊपर रहा है। अच्छा। और हाँ, और बैंक लगातार मुनाफे में होना चाहिए, और उसके एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या डूबे हुए कर्जे, वो भी एक तय सीमा के अंदर होने चाहिए। एयू ने इन सभी पैमानों को पूरा किया। कमाल है। तो अब जब वो यूनिवर्सल बैंक बन जाएंगे तो उनके लिए क्या बदलेगा, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस में या उनकी क्षमताओं में क्या फर्क आएगा? कई बड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो एसएफबी वाली खास पाबंदियां थीं वो हट जाएंगी। जैसे कि अब वो बड़े कॉर्पोरेट लोन भी दे सकेंगे जिस पर पहले सीमाएं थीं। अच्छा, मतलब अब बड़े इंडस्ट्रीज को भी फाइनेंस कर पाएंगे। जी। दूसरा बड़ा बदलाव PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट में आएगा। वो 75% से घटकर 40% रह जाएगा, जैसा कि बाकी यूनिवर्सल बैंकों के लिए होता है। तो इससे उन्हें अपने लोन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में ज्यादा आजादी मिलेगी। बिल्कुल। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जरूरत भी शायद 15% से कम होकर करीब 11.5% के आसपास आ सकती है। इससे उनकी कैपिटल थोड़ी फ्री होगी, जिसे वो ग्रोथ में लगा सकते हैं। और एक और अहम बात, अब वो अपनी सब्सिडरीज यानी सहायक कंपनियां बना सकेंगे, जो बीमा या म्यूचुअल फंड जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाएं दे सकेंगी। ओह, तो मतलब वो एक फुल फ्लैश्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप की तरह काम कर पाएंगे। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उनके लिए अवसर काफी बढ़ जाएंगे। इसका असर बाकी बैंकिंग सेक्टर पर, खासकर दूसरे एसएफबीज पर क्या पड़ सकता है? क्या ये उनके लिए भी एक रास्ता खोलेगा? देखिए, ये एक मिक्स्ड बैग है। एक तरफ एयू की सफलता ने ये दिखा दिया है कि एसएफबी मॉडल से यूनिवर्सल बैंक तक का सफर मुमकिन है। इससे दूसरे काबिल एसएफबीज को प्रेरणा मिलेगी।
लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई कुछ एसएफबीज को लेकर, खासकर उनके लोन कॉन्सेंट्रेशन या बढ़ते एनपीए को लेकर थोड़ी चिंता भी जताता रहा है। अच्छा, मतलब कुछ एसएफबीज शायद उतने मजबूत नहीं है। हाँ, कुछ बैंकों में खासकर जिनका फोकस माइक्रो फाइनेंस पर ज्यादा है, वहाँ एसेट क्वालिटी पर दबाव देखा गया है। आरबीआई ने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि जो थोड़े कमजोर एसएफएसबीज हैं, उन्हें शायद विलय के बारे में सोचना चाहिए। ओह, तो मतलब कंसोलिडेशन भी हो सकता है आगे चल के। संभव है, पर जो मजबूत एसएफएसबीज हैं, उनके लिए एयू का ये कदम एक रास्ता जरूर दिखाता है। सुनने में आया है कि उज्जीवन और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कुछ और एसएफएसबीज ने भी यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो एयू ने एक तरह से राह बना दी है। हाँ, कह सकते हैं। अब देखना होगा कि आरबीआई का रुख क्या रहता है। और एयू के अपने भविष्य के लिए क्या मायने हैं इसके? क्या चुनौतियां होंगी अब? देखिए, अवसर तो बहुत हैं, वो अब बड़ी लीग में खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब उनका मुकाबला सीधे बड़े स्थापित बैंकों से होगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई जैसे बैंकों से। हाँ, कंपटीशन तो बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और एक और बड़ी चुनौती होगी अपनी पहचान बनाए रखने की। वो एक ऐसे बैंक के तौर पर उभरे थे जिसका फोकस छोटे ग्राहक, छोटे शहर और वित्तीय समावेशन पर था। अब जब वो बड़े कॉर्पोरेट लोन भी देंगे, तो क्या वो अपना वो मूल फोकस बनाए रख पाएंगे? ये संतुलन साधना उनके लिए अहम होगा। सही कहा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये यात्रा, ये वाकई में महत्वाकांक्षा, समय के साथ ढलने की क्षमता और एक सटीक रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, एक छोटी सी एनबीएफसी से शुरू करके देश का पहला एसएफबी2 यूनिवर्सल बैंक बनना, ये सच में उल्लेखनीय है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे सामाजिक लक्ष्य के साथ भी आप एक बड़ा टिकाऊ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश देता है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे एयू बैंक अब बड़े कॉरपोरेट्स की दुनिया में कदम रख रहा है, क्या वो उन छोटे ग्राहकों के प्रति अपनी वो पुरानी प्रतिबद्धता, वो जज्बा कायम रख पाएगा जिन्होंने असल में उसकी नींव रखी थी? ये एक अहम सवाल है। ये जो ग्रोथ और इंक्लूजन के बीच का संतुलन है, इसे वो कैसे साधते हैं, ये आने वाले सालों में देखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी होगी। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। इस दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।